तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज चंद्रा। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ डीप स्टडी से, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे आज अल्टरनेटर के बारे में। और ये अल्टरनेटर के या फिर वैसे तो ये बेसिकली एक मोटर है, लेकिन मोटर और अल्टरनेटर में सिर्फ बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, और वो इस वीडियो के एंड में आपको अपने आप पता चल जाएगा किस तरह से मोटर अल्टरनेटर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि अल्टरनेटर को समझने से पहले हमें माइकल फैराडे के लॉ को समझना पड़ेगा कि माइकल फैराडे का लॉ क्या कहता है। माइकल फैराडे और आज फैराडे की ही वजह से देखा जाए तो माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे की ही वजह से आज हम जो अल्टरनेटर्स हैं, मोटर्स हैं, इन पर जो काम कर पा रहे हैं वो माइकल फैराडे ने ही शुरुआत की। माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ, या फिर अगर हम सबसे पहले बात करें तो माइकल फैराडे कहता है कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर इट्स मीन आप इसको कंडक्टर मान सकते हैं, इसको कंडक्टर्स मान सकते हैं। जो अंदर कॉइल है कंडक्शन कॉइल, ये कंडक्शन कॉइल हो गई। इस कंडक्शन कॉइल के अंदर अगर हम बात करें कि ये कंडक्शन कॉइल किस तरीके से वर्क करती हैं, कि अगर मैंने कहा एक कंडक्शन कॉइल ले ली, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ये, ठीक है, इधर से ये वाइंडिंग मैंने कर दी अर्थ नेगेटिव, और ये वाली मैंने कहा पॉजिटिव। जब किसी भी कोई भी ऐसी वाइंडिंग जिसके अंदर वो जाके नेगेटिव हो रहा है, अर्थ हो रहा है जाकर, तो उस टाइम पर ना इस पर नॉर्थ पोल, इस पर साउथ पोल बन गए। तो क्या बन गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट गुजारा जाए और उसका करंट कहीं पर ना जा रहा हो, तो वो क्या बना देगा, यहाँ पर वो जनरेट कर देगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगी। ये माइकल फैराडे का लॉ कहता है। माइकल फैराडे का लॉ ये भी कहता है कि अगर किसी मैग्नेट को या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, कोई कंडक्टर लिया, अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैं एक और, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, एक कंडक्टर ले लूँ इस तरीके से, ठीक है, एक और कंडक्टर, इसमें मैंने करंट वगैरह कुछ नहीं गुजारा, ये सिर्फ नॉर्मल कंडक्टर है। जैसे ही क्या होगा कि इस कंडक्टर को मैं मूव कराऊँगा, जब तक ये कंडक्टर स्टेबल है, ठीक है, कि यहाँ पर पड़ा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को अलग से रास्ता मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि इस कंडक्टर को मैं मूव कराऊंगा, तो कंडक्टर के मूव करने पर ही मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होंगी। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, वो जैसे न तैसे करके इसके, मतलब जैसे न तैसे उन्हें नॉर्थ से साउथ जाना है, बस उनको इतना पता है कि भाई वो नॉर्थ से साउथ जाएंगे ही जाएंगे। अब कंडक्टर बीच में आ गया और वो भी घूम रहा है, वो भी मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, अब जाए तो जाए कहाँ से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इस कंडक्शन के बीच में से जाने की कोशिश करेंगी, और कंडक्टर के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके स्टेबल है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से कंडक्टर बना दूँ, एक छोटा सा प्रोसेस, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब वो जब कंडक्टर के अंदर से जाएगी तो ये फोर्स अप्लाई होगा, जिसे हम कह रहे हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी जो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पर लगी, इससे इलेक्ट्रॉन हो गए एक्टिवेट, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव होने लग गए। हमें जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो कैसे करनी है, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा। और यही माइकल फैराडे के लॉ में बताया गया कि कंडक्टर मूव कराते ही इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं कंडक्टर मूव कराऊँ, मैं मैग्नेट भी मूव करा सकता हूँ, मैग्नेट को ही मूव करा सकते हैं, कंडक्टर को ही मूव करा सकते हैं, दोनों को यहाँ पर मूव किया जा सकता है। अब बेसिक क्या था कि ये माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ था, जो ये बता रहा है कि किस तरीके से आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। माइकल फैराडे का सेकेंड लॉ ये बताता है कि कितनी जनरेट होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। मैग्नीट्यूड क्या है ईएमएफ का, ईएमएफ कितना मात्रा में जनरेट होगा। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि भाई जो मैग्नेट है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा उसका मैग्नेटिज्म होगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। और उतना जब तेज़ी से वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, उतना तेज़ी से जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा, तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर, उतना ही ज़्यादा जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होगा ना, उतनी ही तेज़ी से अगर जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी को कहते हैं हम टेस्ला, इसको टेस्ला से मापा जाता है। तो जितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पीछे फोर्स लगेगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नेट का मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहुत तेज़ी से जाएगा, और इस तरीके से इसके अंदर जो है वो कंडक्टर के अंदर ये प्रोसेस होने लगेगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये प्रोसेस कंडक्टर के अंदर होना चालू हो गया, ठीक है, अब
जो कंडक्टर है उसकी कॉइल बढ़ा दो, इसमें कम कॉइल्स हैं, दूसरे में ज़्यादा कर दो, तीसरे में ज़्यादा कर दो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंडक्शन कॉइल का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, और इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना मतलब जैसी मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होंगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पीछे फोर्स अप्लाई कर पाएंगी। तो ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। लेकिन माइकल फैराडे के इस लॉ के बाद जब अल्टरनेटर को बनाया गया, अल्टरनेटर से पहले हम डायनामो यूज़ करते थे, लेकिन डायनामो में क्या होता था, एक तो नॉर्मली वो डीसी करंट बना रहा था, और दिक्कत कहाँ आ रही थी डायनामो का कि डायनामो एक तो डीसी करंट जनरेट कर रहा है एक तो डीसी करंट डायनामो जनरेट कर रहा है, दूसरी चीज़ क्या है कि डीसी करंट जनरेट कर रहा है, ऊपर से क्या है कि एक रिवोल्यूशन में एक बार करंट दे रहा था डायनामो डीसी करंट दे रहा है, और डीसी करंट ही बैटरी को चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट करंट ही बैटरी के अंदर जाके स्टोर हो सकता है। लेकिन डायनामो तब तक ही करंट दे पाता था बैटरी को जब हाई स्पीड पर हो, और आजकल के टाइम पर ये पॉसिबल ही नहीं है हाई स्पीड पर व्हीकल चले, ट्रैफिक ही इतना है, तो बहुत मुश्किल है कि वो करंट हाई स्पीड पर बनाए, और हाई स्पीड पर ही बना सकता है। तो अब डायनामो जब तक हाई स्पीड पर नहीं होगा करंट बनेगा ही नहीं। तो आज के टाइम पर जो व्हीकल की स्थिति थी जिसमें काफ़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, सेंसर्स हैं, सोलेनॉइड्स हैं, सबको करंट जाना है, करंट बहुत कम बन रहा है और सबको जाना भी है। तो इसी वजह से अल्टरनेटर का यूज़ किया गया। और अल्टरनेटर जो प्रोसेस है किस तरीके से वर्क करते हैं ना, इनके अंदर जो अल्टरनेटर्स वर्क करते हैं, इनमें क्या होता है कि सबसे पहले एक रोटर होती है, ये इसी को हम क्या कह देंगे, रोटर कह देंगे। अब ये रोटर जो है ना, इसके ऊपर ना कुछ पॉल शूज़ होते हैं। अब उन पॉल शूज़ के ऊपर ना, वैसे तो ये मोटर है, लेकिन अगर हम देखें इस पॉल शूज़ के ऊपर एक और वाइंडिंग कर दी जाती है। इस पॉल शू के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक वाइंडिंग कर दी जाती है। उन पॉल शू के ऊपर वाइंडिंग करने के बाद, मान लो ये यहाँ पर पॉल शूज़ है और यहाँ पॉल शूज़ के ऊपर वाइंडिंग कर दी, और उसके ऊपर जब वाइंडिंग कर दी तो वाइंडिंग करने के बाद जैसे ही उसके अंदर करंट, जैसे इग्निशन स्विच ऑन करा, करंट जाएगा इस रोटर के इस ऊपर वाले पॉल शूज़ में। जैसे ही वहाँ पर गया, जाते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। किस तरीके से जनरेट होगी, इस तरीके से कि भाई यहाँ पर बन गया नॉर्थ और यहाँ पर बन गया साउथ, ऐसा ही होगा। जब इस तरीके से करंट गया, यहाँ पर नॉर्थ बन गया, यहाँ पर साउथ बन गया, और नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका आने लगेगा। लेकिन ये घूमेगा भी, और जब ये घूमेगा तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ और साउथ सेम पोजीशन पर रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। अब जैसे ही ये घूमा, इसने एक रिवोल्यूशन करा, अब भाई यहाँ पर आ गया साउथ और यहाँ पर आ गया नॉर्थ, क्योंकि रिवोल्यूशन कर रहा है, मोटर घूम रही है, तो अब यहाँ पर साउथ आ गया, यहाँ पर नॉर्थ आ गया। यानी करंट जो बनेगा वो कैसा होगा, एसी करंट होगा, अल्टरनेटिव करंट होगा। एक तो एक रोटेशन, ये एक रोटेशन हो गई, इस एक रोटेशन में दो बार करंट बनेगा, यानी दो बार इस एक रोटेशन में जो है वो दो बार करंट बन रहा है। एक बार नॉर्थ टू साउथ यानी पॉजिटिव करंट, और एक बार पॉजिटिव करंट बन रहा है और एक बार बन रहा है आपका नेगेटिव करंट। कैसे बन रहा है, एक बार यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ठीक है, चलो ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब जैसे ये साउथ ऊपर गया, नॉर्थ नीचे गया, तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो इस तरीके से ये बन गया अल्टरनेटिव करंट। और अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट स्टोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टोर, क्योंकि एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव करंट यानी डायरेक्ट करंट को ही स्टोर किया जा सकता है। सबसे मेन दिक्कत ये थी। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया, हमने कहा नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब इसमें ना कई सारी रोटर्स होती हैं। ये अगर हम देखें ना, इस टाइप की कुछ रोटर्स होंगी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंडक्शन कॉइल्स होंगे। ये तो बहुत कम है, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा कंडक्शन कॉइल्स इसके अंदर होते हैं। जैसे क्या होगा कि इसके अंदर, इसको मैंने इसके अंदर डाला, इसके अंदर पुट किया और इस रोटर को घुमाना चालू किया। जैसे ये घूमना चालू हुई, अंदर वाला जो पोर्शन है ये घूमना चालू हुआ, तो क्या करेगा, मैग्नेट मूव कर रहा है। मैग्नेट का मूव करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ब्रेक करना, और जैसी मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक करेंगी, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के ब्रेक करते ही, अभी हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी ब्रेक होगी किसी कंडक्शन कॉइल के अंदर, तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, और उसी ईएमएफ के कारण इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होने लगेगा और इसके अंदर करंट बनना चालू हो जाएगा। और यही काम था अल्टरनेटर का, जो करंट को जनरेट करा रहा था। अब सबसे मेन आती है ये जो कार्बन बुशेस होते हैं,
ये बुशेस क्यों यूज़ किए जाते हैं किसी भी सर्किट में, अल्टरनेटर नहीं और सर्किट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, डायनामो में, मोटर्स में यूज़ किए जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि मोटर्स में ग्रेफाइट्स के बने होते हैं और जो जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर बने होते हैं किसके, कार्बन के। तो जनरेटर का क्या बेसिक रीज़न था, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे, अल्टरनेटर का क्या काम है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा स्टेटर्स की वाइंडिंग थी, उसके अंदर जब ये रोटर घूमी तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड थी, घूमते ही इसके अंदर क्या करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होने लग गई। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हुई, मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होते ही इसके अंदर जो है वो करंट बनना चालू हो गया, किसके अंदर, रोटर्स के अंदर, स्टेटर्स के अंदर। अब स्टेटर वाइंडिंग में देखा जाए ना तो 3 वाइंडिंग्स होती हैं। अगर मैं सिर्फ बैटरी व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में 3 वाइंडिंग्स होती हैं। ये इस तरह से जुड़ी रहती हैं, या तो इस तरह से जुड़ी होंगी जिसे हम स्टार वाइंडिंग कहते हैं। स्टार वाइंडिंग इस तरह से आपका जो है जुड़ी होगी, और एक होती है डेल्टा वाइंडिंग, जिसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से आपका जुड़ी रहती है। तो या तो वाइंडिंग इस तरह से जुड़ी होंगी या तो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होंगी। होता क्या है कि अल्टरनेटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट दिक्कत क्या है। अब भाई आप कहोगे करंट तो करंट तो AC बना रहा है। अब करंट ये AC बना रहा है और हमें बैटरी को चाहिए DC, तो फिर फ़ायदा क्या है इस AC करंट बनाने का जब बैटरी को DC चाहिए। तो इसी रीज़न की वजह से अब यहाँ पर ना कुछ डायोड बनाए जाते हैं। डायोड बेसिकली क्या है, इसकी अगर हम बात करें डायोड की, यहाँ पर अगर हम एक अलग से एक स्ट्रक्चर ले लें, डायोड क्या है, डायोड नाम से ही पता चल रहा है कि डायोड यानी 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर, और ये एक सेमीकंडक्टर होता है। इसका रीज़न यही था कि भाई करंट सिर्फ अल्टरनेटर टू बैटरी जाना चाहिए, क्योंकि बैटरी टू अल्टरनेटर गया तो अल्टरनेटर फिर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रूल है, ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी चीज़ हमेशा ऐसे लो की तरफ फ्लो करेगी, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का है। अब बैटरी से अल्टरनेटर आएगा तो यानी अल्टरनेटर के अंदर जो करंट आया, अल्टरनेटर तो फिर मोटर की तरह काम करने लगेगा। हमने लगाया क्यों था, बैटरी को चार्ज करने के लिए, और वो बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। इसी रीज़न की वजह से क्या प्रोसेस कर दिया गया कि जो अल्टरनेटर है यहाँ पर उसमें डायोड लगाया गया इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, कि भाई ताकि, क्योंकि ओम्स लॉ का पालन सब करते हैं सिर्फ सेमीकंडक्टर को छोड़कर, और सेमीकंडक्टर में भी डायोड ही सिर्फ डायोड सेमीकंडक्टर होता है, इस वजह से वो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसे समझते हैं। डायोड जो बना होता है 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। यहाँ मैंने एक बैटरी ले ली, ठीक है, बैटरी ले ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर से करंट आया। अब यहाँ लगाते हैं मैंने एक डायोड। इस तरीके का डायोड का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए हमें पता है मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ना दूसरे तरीके से और चलाए जा सकते हैं प्लेट इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इलेक्ट्रॉन को इतना एक्टिवेट कर दो कि जम करना पड़े उन्हें। अब होगा क्या कि अल्टरनेटर से करंट, जैसे अल्टरनेटर से करंट आया, इस वाली जो प्लेट है इस इलेक्ट्रोड पे मैंने लगा दिया टंगस्टर की वायर। क्या लगा दी, टंगस्टर वायर, और उस पर चढ़ा दिया बेरियम ऑक्साइड का लेप। वो अलग अलग है कि किसी पर कोई सा लेप, किसी के पर कोई सा लेप चढ़ा होता है। अब जैसे क्या होगा, अल्टरनेटर से इस पर करंट आया, इलेक्ट्रॉन आए, अब भाई टंगस्टर की वायर हो गई गर्म। जैसी टंगस्टर की वायर गर्म हुई, इस वायर के गर्म होते हैं ना, इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें एक्टिवेट होना पड़ा क्योंकि ये गर्म हो गए, और गर्म होके इन्हें क्या करना पड़ा, जंप करना पड़ा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। अब प्लेट इलेक्ट्रिसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ जाने लगेंगे, लेकिन क्या बैटरी से वापस आ पाएंगे अल्टरनेटर में? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर हमने कोई ऐसा प्रोसेस नहीं किया, टंगस्टर की वायर ने लगाई, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इलेक्ट्रोड है, तो जंप ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर ये प्रोसेस तो हमने कर दिया कि सिर्फ अल्टरनेटर टू बैटरी तक जाएगा, बैटरी से अल्टरनेटर नहीं आएगा। तो करंट, ये तो सिचुएशन हमने सही कर दी कि भाई करंट हमेशा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटर टू बैटरी में जाएगा। लेकिन अभी भी वो बड़ी जो मेजर दिक्कत थी कि AC करंट बना रहे, DC चाहिए बैटरी को, क्योंकि DC करंट स्टोर हो सकता है। और दिक्कत क्या है कि जब भी मान लो बैटरी को 12 वोल्ट है, कोई भी बैटरी है, चाहे बड़ी है छोटी बैटरी है, 12 वोल्ट की होगी। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है ना,
तो कम से कम मुझे वोल्टेज बनानी पड़ेगी 14.4 से या 14 से लेकर 15 वोल्टेज तक, क्योंकि अल्टरनेटर 14.4 वोल्ट बनाता है। क्यों? जब चाहिए 12 तो 12 ही बनानी चाहिए, 14.4 क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि जब करंट जाएगा अल्टरनेटर तो बैटरी में जब करंट जा रहा होगा ना, तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन के जाने पर कुछ रेजिस्टेंस भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने पर कुछ ऑप्टिकल्स भी आएंगे, और यही ऑप्टिकल्स की वजह से, इन्हीं ऑप्टिकल्स की वजह से थोड़ी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम होता है वोल्टेज ड्रॉप। जितना रेजिस्टेंस बढ़ा वोल्टेज उतनी ड्रॉप हो गई। इसी वजह से 14.4 था, कोई नहीं, 2 वोल्ट ड्रॉप हो गई, 12.4 तो पहुंचा, 12 का 12 बैटरी ने ले लिया, बाकी बचा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा रहा बैटरी में। अब डायोड कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहला जो प्रोसेस होता है डायोड का, यहाँ पर देखते हैं। डायोड मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से ना एक डायोड मैंने यहाँ लगा दिया। मैंने क्या करा, एक डायोड यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके का डायोड का एक फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से लगा दिया। करंट ना यहाँ से तो यहाँ जा सकता है, इसका मतलब होता है बैरियर, कि भाई यहाँ से आने वाले करंट के लिए बैरियर है, कि यहाँ से करंट जो है वो यहाँ नहीं जा पाएगा। अब पॉजिटिव से यहाँ पर करंट आराम से आ पा रहा है, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि करंट अब क्या हुआ, करंट क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ, अब फिर अब नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब चार्ज चेंज हो गए। अब ये पॉजिटिव हो गया, क्या हुआ कि अब ये वाला पॉजिटिव हो गया, अब ये वाला नेगेटिव हो गया। अब वो तो हो गया, अब यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, यहाँ वाला नेगेटिव, तो मतलब करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, बैरियर है यहाँ पर। तो करंट हमें मिलेगा सिर्फ पॉजिटिव वाला, सिर्फ पॉजिटिव वाला। तो यानी एसी को उसने क्या कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा काम, अब ऐसे तो आप कहोगे कि भाई हमें सिर्फ ऊपर वाला करंट मिल रहा है, नीचे वाले करंट का क्या होगा? नीचे वाला करंट भी तो चाहिए, ऐसे तो हाफ रेक्टिफिकेशन हो रहा है, आधा ही करंट मिल पा रहा है, फिर डायोड लगाए क्यों? डायनामो से काम चला लेते। इसी वजह से यहाँ पर एक और डायोड लगा दिया जाता है, इस तरीके से एक और डायोड लगा दो। एक वाइंडिंग में 2 डायोड लगाने से फ़ायदा क्या है कि भाई करंट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बड़ी आसानी से। जैसे चार्ज चेंज हुए, करंट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो फुल्ली रेक्टिफिकेशन हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी करंट हमें मिल गया। तो डायोड ने फुल्ली रेक्टिफिकेशन कर दिया, पूरी तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस था पूरा अल्टरनेटर का, और इस तरह से बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। और डायनामो का हमने क्या बताया, अभी मैंने कहा 3 वाइंडिंग होती थी। अब इस हर वाइंडिंग में मैं 2 डायोड लगाऊं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, कितने हो गए? 6। तो यानी कुल मिला के अल्टरनेटर में कितने डायोड्स होते हैं? 6। लेकिन कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डायोड के ही गुच्छे को रेक्टिफायर भी कहा जाता है। तो कभी कभी डायोड को रेक्टिफायर के रूप में भी या रेक्टिफायर के नाम से भी रखा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, करंट को रेक्टिफाइंग कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। मेजर जो आपका रूल इसका था अल्टरनेटर। तो सारा जो प्रोसेस था जिसमें हमने बताया कि किस तरह से करंट जनरेट हो रहा है, कि भाई रोटर है, इस रोटर के अंदर जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन करा, करंट इसके अंदर गया, ये रोटर घूमना चालू हुई, और ये यहाँ पर स्टेटर के ऊपर, रेड स्टेटर के आगे ये इस तरह से घूमेगी, और घूमते टाइम इसके अंदर जो है, जैसे ही ये आपका जो स्टेटर है इसके अंदर वाइंडिंग्स ब्रेक, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रेक होंगे, और इस तरीके से अल्टरनेटर वर्क कर पाएगा। इसमें यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है। इस फ़ैन को क्यों लगाया जाता है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये होता है कि जब ये घूमेगा ना, तो घूमने पर ना इसकी जो वाइंडिंग्स है ना वो गर्म पड़ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है इसकी भी वाइंडिंग गर्म पड़ जाती है। जब करंट इतना ज़्यादा बनेगा, वोल्टेज जनरेट होगी, तो इनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और वाइंडिंग्स का जलने का खतरा रहता है कि भाई वाइंडिंग्स जल ना जाएँ, फिर वाइंडिंग्स बदलवाओ। तो ये सारा प्रोसेस है। इसी वजह से ये फ़ैन लगा दिया, ताकि वो एयर को खींचता रहे, और खींचते टाइम इस पर एयर पड़ेगी, जैसी इस पर एयर पड़ी, इसकी हीट को लेकर वो बाहर चली जाएगी, यानी इसकी हीट एयर में चली गई और एयर बाहर चली गई, तो उसने इसकी हीट को रिमूव कर दिया। तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो किसका था? अल्टरनेटर का था, कि किस तरीके से अल्टरनेटर वर्क करते हैं, किस तरह से डायनामो वर्क करता है।